नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आज बात कर्नाटक के रण में कांग्रेस की अप्रत्याशित जीत की और अब 2024 आम चुनाव के लिए बनते बिगड़ते समीकरण की। कर्नाटक से कांग्रेस को मिले बल की और विपक्ष के संबल की। जी हां, निश्चित तौर पर कर्नाटक में कांग्रेस की अप्रत्याशित जीत ने न सिर्फ कांग्रेस में जोश भर दिया बल्कि पूरे विपक्ष उत्साहित है। जैसा कि माना जा रहा है कि कर्नाटक की जीत हार का सीधा असर आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर सीधा देखा जाएगा। ऐसे में अब जहां कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस को संजीवनी मिली है, तो वहीं अब विपक्षी एकता को लेकर भी नए रंग ढंग दिखाई देने लगे। क्योंकि कर्नाटक नतीजों के बाद जिस तरह से तमाम विरोधी पार्टियों के नेताओं ने जो सुर में सुर मिलाया था, उससे ऐसा ही लग रहा था कि जैसे उनके लिए दिल्ली की गद्दी के लिए द्वार खुल गए हैं। लेकिन पहले की तरह आज भी ये कह पाना अब भी मुश्किल है कि विपक्ष का अगुवा आखिर होगा कौन, क्योंकि इस मसले को लेकर शुरू से ही सबकी अपनी अपनी डफली, अपने अपना राग रहा है। उधर कर्नाटक हार के बाद भाजपा ने न सिर्फ कारणों को तलाशा जा रहा है बल्कि जिम्मेदारी भी तय की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कर्नाटक में हार की विधिवत रिपोर्ट मांगी है। अब रिपोर्ट में क्या रहेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात जरूर है कि इस हार के बाद भाजपा के दक्षिण मिशन की रणनीति को तगड़ा झटका जरूर लगा है। दरअसल देश की राजनीति में दक्षिण के 5 राज्यों जिनमें कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र और तेलंगाना की हिस्सेदारी करीब 22 से 24% है। दक्षिण भारत में विधानसभा की करीब 900 और लोकसभा की 130 सीटें हैं। यहाँ भाजपा के पास अभी दक्षिण से केवल 29 सांसद हैं और पार्टी ने इस बार 60 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में सवाल यही है कि कर्नाटक में हार से टूटे भाजपा के दक्षिण विजय के सपने का अब क्या होगा और अब देश के आम चुनाव के लिए भाजपा की रणनीति में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कांग्रेस का बल, विपक्ष का संबल। कर्नाटक की जीत विपक्ष के लिए नया पैगाम लाई है। कर्नाटक में निश्चित रूप से कांग्रेस की जीत ने पूरे विपक्ष को नई ऊर्जा दे दी है। विपक्षी एकता और तकरार और इनकार रखने वाले नेताओं में कांग्रेस की कर्नाटक जीत से संबल मिला हुआ है। उनको अब लगने लगा है कि मोदी है तो मुमकिन नहीं है। विपक्षी एकता को लेकर एक बार फिर विपक्षी दलों की मंशा को नए पंख मिल गए हैं। बात 2024 के लिए फार्मूले पर होने वाली है। विपक्षी नेताओं का मेल मुलाकातों का दौर तो पहले से ही चल रहा था, अब कोशिशें और तेज होंगी। दरअसल 2024 में विपक्षी एकता की अगुवाई कांग्रेस को सौंपने के मूड में ममता बनर्जी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन 15 मई के बाद उनके सुर बदले नजर आने लगे। ममता बनर्जी कहती हैं कि जहां तहां विपक्षी दल मजबूत है, उन राज्यों में विपक्षी दलों को एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन उन्होंने शर्त रखी है कि कांग्रेस को भी दूसरे दलों को स्पेस देना होगा। ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली में आप, बिहार में नीतीश और दूसरे राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं, उसे ही बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। ममता ने कहा कि अगर हम बंगाल की बात करें तो यहाँ हम बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। ठीक वैसे ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बिहार में नीतीश तेजस्वी के साथ मिलकर बीजेपी से मुकाबला कर सकते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा, तो चेन्नई, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और पंजाब में यहाँ जनता में मजबूत पकड़ रखने वाली पार्टियों को प्राथमिकता देनी चाहिए और जहाँ कांग्रेस मौजूद है वहाँ उन्हें आगे किया जाए। दरअसल ममता बनर्जी का फार्मूला है कि कांग्रेस लोकसभा की 543 में से सिर्फ 200 सीटों के आसपास ही चुनाव लड़े और बाकी सीटों पर अलग अलग राज्यों में जो भी क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में है, उनके समर्थन में कांग्रेस रहे। लेकिन सवाल यही है कि क्या ऐसा हो पाएगा? क्या विपक्ष 2024 में मोदी को रोक पाएगा? सवाल ये भी है कि क्या पीएम मोदी को चुनौती देने वाला कोई फार्मूला विपक्ष तय कर लेगा? जनता मांगे जवाब में बात इसी मुद्दे पर कि कांग्रेस का बल, विपक्षी संबल।
और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी जी हैं, कांग्रेस विधायक हैं राम नारायण मीणा जी हैं, टीएमसी नेता सोफिया खान जी हैं, आम आदमी पार्टी से सैयद मोहम्मद तकी हैं और जनता दल यूनाइटेड से प्रवक्ता के त्रिपाठी जी हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तिवारी जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? तिवारी जी, मेरी आवाज़ आ रही? जी जी। तिवारी जी, देखिए, पहले तो इधर उधर हो रहा था विपक्ष कि मिल पाता है नहीं मिल पाता, लेकिन अब जो बातें आ रही छन छन के विपक्ष एक हो रहा है और मुझे लगता है कि कांग्रेस ही इसकी अगुवा होगी, जैसा कि बातें आ रही हैं। इन स्थितियों में है तो मोदी है तो नामुमकिन है कि बात होने लगी है। आपकी आवाज सही ढंग से नहीं आ पा रही, थोड़ा माइक पास में रख लेंगे? देश के आज अभी ये स्थिति नहीं है कि कांग्रेस को इग्नोर करके एक एक दो दो राज्यों में थोड़े बहुत सत्ता बीच बीच में हाथी आने वाले दल और इनकी अगुवाई में बन जाएगी, आपस में लड़ मरेंगे। और इसलिए कल भी भले लोग कहते रहे कुछ, कांग्रेस को दरकिनार करके और कोई विपक्षी एकता बन नहीं सकती। मैं जबरन विषय में आ गया। मैं तो ये कह रहा हूं कि विपक्षी एकता का कोई मतलब बनने वाला नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं ममता जी ने ताली तो बजा दी कर्नाटक की जीत में जी। मौसी का लड़का जीता है, मौसी के लड़के को ब्याह होगा वो है, तो हम भी ताली बजाए थे। पर उनने साफ कहा कि 200 सीट लड़ लो। अब 343 सीट अन्य पार्टियां लड़ेंगी देश की, 200 सीट कांग्रेस लड़ेगी देश की। अब अगुवाई किसके पास रह गई? जिसके पास 200 है। नहीं, 343 जो इकट्ठे होंगे तो 200 वाला कहां से अगुवाई कर भैया? लेगा? 343 में सपा भी है, बसपा भी है, टीएमसी भी है, जेडीयू भी है, केसीआर की पार्टी भी है, बहुत सारे हैं, सब मिला के 343 हो गए। और अगर वो एक हो गए और उनने कहा कि जो छोटे दल है उनकी 343 में से और 250 या 250 सीटें आई हैं, हम नेता प्रतिपक्ष बनेंगे और कांग्रेस की सीटें 200 लड़ने हैं उसको, तो 200 का वही एवरेज उनके साथ भी लगाइए जी। तो इस स्थिति में हम एक आदमी 350 चांस ले रहा है, 343, एक आदमी 200 चांस ले रहा है और अगुवाई उसकी मानी जाएगी। 300 एक आदमी नहीं है, 343 में एक आदमी नहीं है, बहुत सारे हैं और एक आदमी अकेले 200 लेके खड़ा है। एक आदमी है कांग्रेस, हाँ, और एक आदमी जिसमें ममता समता तमता जितने हैं जी। ये सब अभी तक ये सब कह रहे थे कि कांग्रेस की अगुवाई में हम नहीं जाए जी। आज अभी दूसरों ने कहा भी नहीं है। आपसे मैं जानना चाहता हूं जानकारी के लिए कि जरा विचार करिए कि यूपी में बसपा और सपा का क्या फिर से मेल हो सकता है? जी। आज ऐसी परिस्थितियां लग रही हैं। नहीं, मेल हुआ है, पिछले लोकसभा में ही मेल हुआ है। पिछले लोकसभा में हुआ, मैं आज की बात कर रहा हूं। फिर से होगा। आप भी जानते, मैं भी जानता। बुआ भतीजे मिल जाएंगे, आप चिंता मत करिए। अरे हमें कोई चिंता नहीं है, तो 3 मिलकर लड़े थे यूपी में जी। चचा भतीजे हर नहीं, कांग्रेस भी उसमें शामिल होकर के लड़ी थी जी। और इसलिए हम चिंता नहीं कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं ये बिल्कुल शेख चिल्ली वाली बातें विपक्ष के लोग करते रहते। अभी नीतीश कुमार जी बम्बई गए थे, शरद पवार जी के साथ बैठे। अब शरद पवार को नीतीश कुमार कितना खिलाएंगे और शरद पवार नीतीश को कैसा खिलाएंगे, ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, डिबेट में इतने डिटेल में जानी चाहिए। और इसलिए विपक्षी एकता सिर्फ मीडिया और अखबारों में बयानबाजी में हाय हुसैन हम न हुए हम भी हैं जी, इसलिए बयानबाजियां होंगी, कहीं कोई विपक्षी एकता नहीं होने वाली है। और अगर हो भी जाए तो आज नरेंद्र मोदी जी का देश की आम जनता में जो
विश्वास, जी उनके कामों के प्रति जो आस्था और एक सक्षम नेता जो दुनिया में ही नहीं देश के अंदर भी बड़ी से बड़ी समस्याओं, कोरोना जैसी समस्याओं से भी निपट ले, ऐसे नेता को किसी कीमत में इन जो टुकड़े टुकड़े में बटे ये गैंग है, कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनवा जोड़ा, कुछ नहीं होने वाला। संविधान का प्रयोग भी इस देश में हो गया है जी और जी इस नाते ये अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई की जब बात आएगी तो आप देखेंगे, आपने देखा है कि ये सब अब अलग अलग पतीले लेकर के घूमेंगे, इनका कोई स्थिर व्यक्तित्व नहीं और धीरे धीरे ये खत्म हो रहा है। आप इस बात को भी समझ लीजिए। जी और इस खत्म होने की छटपटाहट में भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है, जो उसके कार्यकर्ताओं की मेहनत है, ग्राम स्तर, मंडल स्तर, जिला स्तर, उसके कारण ये सिमटते जा रहे हैं। बंगाल में ममता जी सिमट गई, बंगाल के अलावा ममता जी है कहाँ? नहीं तो वही तो बोल रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस- अलग अलग क्षेत्रीय दल अपने अपने जगह जहां मजबूत हैं उनको पार्टी उनको चुनाव लड़ाया जाएगा, जहां कांग्रेस मजबूत है वहां लड़ेगी। आप कह रहे हैं मोदी जी के सामने, अरे भैया कर्नाटक में मोदी जी ने बजरंग बली से लेकर सबको याद कर लिया, उसके बाद आधे में आ गए आप। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हम चुनाव हारे हैं और इसलिए आपको आज ये कहने का पूर्ण अवसर है मुझे सुनने का। जी पर मैं आपसे पूछ रहा था दूसरा मामला, आपने उतनी में घुमा दिया। मैं आपसे ये कह रहा था कि ममता जी ने कहा कि हम 200 सीटों में कांग्रेस को समर्थन करें। जी बंगाल में तो करेंगी नहीं, अन्य राज्यों में करेंगी, और अन्य राज्यों में जहां 200 सीटों कांग्रेस को देने जा रही है, तथाकथित रूप से स्वयंभू विपक्षी मोर्चे की अगुआ बन के, तो ये बताइए वहां ममता बनर्जी का है क्या? बंगाल के बाहर अगर ईमानदारी से आंकलन करना है तो मुझे बताइए कि किस प्रदेश में ममता बनर्जी का संगठन है या उनका जन समर्थन है? एक दूसरे को सिर्फ लॉलीपॉप दे करके खो खेलने का काम विपक्षी एकता के नाम पर देश में होगा, इसका कोई अर्थ नहीं है। 2024 में आप भले कहें जी कर्नाटक में हम आ रहे हैं, ये न भूलिए जी वहाँ राज्य सरकार आ रही, वहाँ राज्य सरकार के कामों के आधार पर चुनाव हुआ है, और हम मानते हैं कि हम आ रहे हैं, अकेले नरेंद्र मोदी नहीं आ रहे, देश भर का बीजेपी का कार्यकर्ता, समर्थक, राष्ट्रवादी जो भी है वो सब आ रहा, हम मानते हैं इस बात को। पर बहुत खुशफहमी में कांग्रेस को रहने की जरूरत नहीं है। हम विधानसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में हारे थे त्रिपाठी जी, जी जवान जी न बंद करिएगा, और 5 सीट से हम कम रह गए थे। उसके थोड़े दिन बाद 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हुए थे, और आपको याद होगा कि उस समय मध्य प्रदेश हारे थे। नरेंद्र मोदी का कद आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से कर्नाटक हार गए तो नरेंद्र मोदी हरा गए। मध्य प्रदेश में हम हार गए थे, 5 सीटों से सरकार कमलनाथ की बन गई, पूरा मंत्रिमंडल दौड़ रहा था, पर लोकसभा में एक नाक बची थी, नकुल नाक। कहां गया तो वो जन समर्थन? भैया किसान कर्जा माफी के झूठे तिवारी वादे के जी, आधार पर, तिवारी जी बेरोजगारों हर को बार भत्ता जादू देने नहीं के चलता, झूठे वादे के आधार पर जादू डूबने लगा है। कर्नाटक ये बता रहा पहली बार किसी बड़े राज्य में बहुत दिनों बाद कांग्रेस को सफलता, इतनी अपार सफलता मिली है। आप 104 से 65 में सिमट गए हैं और कांग्रेस 79 से 137 36 पहुंच गई है। मैं सफलता से सहमत हूं, मेरे सहमत होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकतंत्र में कांग्रेस वहां चुनाव जीती है, पर आपको याद होगा कि वहां लबेजाम लड़ाई है। ऐसा नहीं है, हमारा वोट परसेंटेज आधा % भी नहीं घटा वहां लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से ये डिबेट हो रही है। जी आधा % भी मेरा नहीं घटा। अगर घटा है तो GDS का 4 पॉइंट कुछ घटा है जो कांग्रेस में गया है, उसके कारण उसकी सीटें बढ़ गई हैं। खूब खुश रहे कांग्रेस वाले, खूब नाचना कूदना चाहिए, उत्साह के क्षण है, जी। ईश्वर ने उन्हें दिया है, पर हम छोड़ेंगे नहीं, हम छेड़ेंगे भी नहीं। पर लोकसभा में अगर कोई सोच रहा है तो मैंने अभी मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया, जी मैंने आपको छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया, आपके सामने राजस्थान का उदाहरण भी है। ये प्रदेश हम हारे थे, पर लोकसभा के चुनाव का परिणाम देख लीजिए, कांग्रेस का समर्थन देश की जनता तय करेगी कि दिल्ली में कौन बैठे। देश की जनता मजबूत प्रधानमंत्री
कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखने वाला प्रधानमंत्री और अपना सर्वस्व जीवन न्यौछावर करके देश की जनता के लिए 18 घंटे काम करने वाले चले नरेंद्र चले मोदी का कोई सानी नहीं है, तिवारी जी आपने कोई कांग्रेस, तोड़ नहीं है। तिवारी जी विपक्ष एक भी हो जाए, आधा सेकंड, विपक्ष एक भी हो जाए तो न इसकी नीति, न नियत, न कार्यक्रम ये कभी भी स्वीकार्य नहीं होंगे। कोई तुष्टीकरण करेगा, कोई वामपंथी बात करेगा और ये आपस में लड़ेंगे। आप चलिए, देखते अब जाइए। लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे तो काल्पनिक सवाल है। रामनारायण मीणा जी हमारे साथ हैं, विधायक हैं, कई बार 8 बार के विधायक हैं। मीणा जी, आप राजस्थान से ही ये बोल रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं। अब रहा सवाल इसका कि क्या आपको लगता है कि विपक्ष एक होकर के कांग्रेस को अगुआ मान लेगा? कांग्रेस पार्टी माने राहुल गांधी को अगुआ मान लेंगे। राहुल गांधी तो अभी खैर चुनाव ही नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन किंग मेकर जरूर बन सकते हैं। इन स्थितियों में अगर ममता बनर्जी कह रही हैं कि 200 उसके आसपास ही लड़ना चाहिए, तो ये कांग्रेस के लिए मुफीद है क्या? मैं आदरणीय तिवारी जी की बात सुन रहा था जी पहले तो मैं देश में व्यक्ति को और पार्टी को अलग अलग देखना पड़ेगा। जी भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सेल्फ, अटल बिहारी वाजपेयी की भी भारतीय जनता पार्टी, उस समय मैं भी मेंबर पार्लियामेंट था। जी तो ये अलग चीज है, 2 सीट से राज आना, और कोई नहीं सोच सकता था बीजेपी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन जाएगी। रीति सदस्य संख्या, हालांकि वो एक सोशल फ्रंट जो है इनका उससे हो रहा है, लेकिन ये पहले राजस्थान पे चर्चा करने के बजाय या जो फ्रंट बनेगा उसकी चर्चा करने के बजाय कर्नाटक में क्या रिजल्ट रहा? कर्नाटक में करप्शन हारा है जी जातवाद हारा है जी और जिससे से इज्म का जो सारा लिया गया था वो हारा है। जी जब 40% हारा है तो ये कौन सी पार्टी थी जिसके ऊपर 40% का ब्लेम लगा? वो किस आधार पर कह सकते हैं ईमानदार है? लेकिन देश राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें तो आज 15 स्टेट बीजेपी मुक्त है। इस बात को माननीय तिवारी जी को भी नहीं भूलना चाहिए और हमें भी नहीं भूलना चाहिए। जी अब हिंदुस्तान का मतदाता जो है, भारतवर्ष का मतदाता है, ममता जी की बात को राष्ट्रीय स्तर पर रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, वो मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, लेकिन भारत का मतदाता निश्चित तौर पे मन बना चुका है कि उसको पता है, जैसे किसान को पता है कि पाम ऑयल हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, फिर भी पाम ऑयल इसलिए मंगाई जा रही है, एक तो कमीशन है, नंबर 2 किसान की ऑयल सीड्स का भाव कम हो जाए। जी हमारा गेहूं का एक्सपोर्ट इसलिए बंद कर रखा है बीजेपी ने क्योंकि किसान विरोधी है। वो चाहती है कि किसान कमजोर रहे तो उसकी जमीन को अपने दोस्तों को खरीदने में सुविधा मिले। तो देश की जो पॉलिसी है, किसी ने सोचा था क्या कि राष्ट्रीय स्तर पे 6% सेल टैक्स की जगह 28% जीएसटी लग जाएगी? किसी ने सोचा था क्या हर रोड पे 4 जगह टोल टैक्स लग जाएंगे? किसी ने सोचा था कि बेरोजगारी बढ़ जाएगी, नवयुवकों का खत्म हो जाएगा? किसी ने सोचा था क्या कि श्री राम की जगह मोदी मोदी बीजेपी वाले करने लग जाएंगे? आज श्री राम का नाम लेते ही नहीं है और यही बेहतरीनी पार करना चाहते थे। मोदी जी की लीडरशिप अलग कर दी तो बीजेपी के चांसेज है, नहीं तो बीजेपी कहीं की नहीं रहेगी। 5 साल बाद ये पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी नाम का प्रधानमंत्री हुआ था। ये देश की जनता कर रही है। मैं सम्मानीय ममता जी का सम्मान करता हूँ और ये सही है, ममता जी की भावना की मैं कदर करता हूँ, आदर करता हूँ। ममता जी बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर है। आज भी जिस हालात में वो रहती है, राष्ट्र का कोई नेता नहीं रहता। उसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, लेकिन ये ममता जी ने जो कहा उसको कांग्रेस के कुछ लीडर्स, कांग्रेस में यदि अनुशासन आ गया, देश में यदि अनुशासन आ गया तो बीजेपी का सुपड़ा साफ है। ममता जी की भावना के आधार पे 19-20 करके यदि राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव लड़ लिए जाएंगे तो देश बच जाएगा जी, देश आगे बढ़ जाएगा। और ये इज्म का जो है, करप्शन जो फैला है देश में, बेरोजगारी जो फैली है, किसान जिस तरह से बर्बाद हो रहा है, वो सारा का सारा ठीक हो जाएगा। इसलिए देश का मतदाता इन सब बातों को जानने लग गया है। मध्य प्रदेश का हाउस ट्रेडिंग का मामला भी जब देश के लोगों के सामने है। राजस्थान में बीजेपी ने क्या किया बीच बीच में, ये भी लोगों के सामने है। तो ये जो परिस्थितियां पैदा हो रही है देश में, उन परिस्थितियों को ठीक किया जा सकता है। देश को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को बदलना पड़ेगा। मैं बीजेपी के बारे में नहीं कह रहा हूं मैं जी, क्योंकि बीजेपी में तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे भी लोग भी बैठे, मुरली मनोहर जोशी भी बैठा है और भी बैठे हैं।
लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व यदि नहीं बदला तो बीजेपी का जो हश्र होगा कर्नाटक से बुरा होने वाला है। और दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो सॉफ्टवेयर का खेल है ये राष्ट्रीय स्तर पे चलता है पार्लियामेंट में। जी इस सॉफ्टवेयर के खेल को अमेरिका जब सॉफ्टवेयर के आधार पे उसने अपने इलेक्शंस बंद कर दिए, ईवीएम मशीनें बंद कर दी, तो हिंदुस्तान इतना कहां से इतना डेवलप हो गया जो अमेरिका से आगे बढ़ गया। ये ईमानदारी से आज इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, कर्नाटक के एक आईपीएस अफसर को सीबीआई का इसलिए डायरेक्टर बना दिया गया कि उसने गलतियां बहुत ज्यादा की है कर्नाटक में। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस को जिस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशन को जिस तरह से कमजोर किया जा रहा है, जिस तरह से उसको कैप्चर किया जा रहा है, आज नेताओं के लड़के बच्चे बच्चियां आईएएस बनाए जा रहे हैं जो चौथी क्लास का ढंग से इंटरव्यू नहीं दे सकते। ऐसे लोगों को आईएएस बनाया जा रहा है, 50 व्यक्ति आईएएस बनाया जा रहा है। तो मशीन में जिस तरह से बीजेपी घुस रही है, ये कमजोर आदमियों के खिलाफ की भावना प्रदर्शित हो रही है। इसलिए ये मान के चलिए कि ममता जी की बात को माना जाना चाहिए। आपने मीणा साहब आपने ईवीएम पे बात कही, भाई कर्नाटक में आप प्रचंड बहुमत से जीते हैं, उसके बाद वहां के ईवीएम पे तो आपको बात करनी नहीं चाहिए। अगर ईवीएम हैक की जा रही है तो कर्नाटक में आप जीत कैसे सकते थे? आप मेरी भावना को समझिए, ये स्टेट के चुनाव में नहीं हो सकता क्योंकि बहुत कॉस्टली मामला है जी। एप डालना पड़ता है, सेटेलाइट डलवाना पड़ता है, कहाँ के किस स्टेट से किस देश से, ये बड़ा अजीब खेल है। ये राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में ईवीएम का खेल होता है। आज भी मैं पार्लियामेंट में मैं आ रहा हूँ, मुझे याद है लोकसभा स्पीकर मेरे सामने से हैं, उनकी मेरी मीटिंग करवा दो, उनके पास भीड़ कम जाएगी, जबकि वो तो स्पीकर है, मैं तो मात्र एमएलए हूँ, मेरे पास भीड़ ज्यादा आएगी। तो फिर वो कैसे जीत गए? उनके मोहल्ले में उनके रिश्तेदारों ने मुझे वोट दिया है, फिर खेल कहाँ से चला गया? मेरे गांव में मैं हार नहीं सकता। ये ठीक है, बीजेपी के पास अनाप शनाप पैसा है, देश की सारी धरोहर जो पूंजीपति को दी जा रही है, एयरपोर्ट तक अपने दोस्तों को दी जा रहे हैं, बैंकों का शेयर्स को जिस तरह से डाउन किया जा रहा है, एलआईसी को जिस तरह से बेचा जा रहा है, इंस्टीट्यूशन को किसी ने नहीं बेचा, किसी प्राइम मिनिस्टर ने। ये सही है, इंदिरा जी तक इंस्टीट्यूशन को बनाया गया, देश की प्रॉपर्टी बनाई गई। लेकिन बीजेपी जब से आई है, ईमानदारी का डंका पीट करके वो कर्नाटक में पोल खुली है 40% की, लेकिन इनकी जो संस्था है जिसको धार्मिक बलमा दे करके इन्होंने साथ रखा है, वो उन्हीं के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। तो पैसा इतना ज्यादा इनके पास हो गया कि किसी भी राष्ट्र के उसके पास, और फिर एक सर्वे आया इंटरनेशनल, कौन सी पार्टी वर्ल्ड की सबसे ज्यादा करप्ट है, ये सर्वे आया जी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं। तो इस तरह से करप्ट पैसा कहां से आ रहा है? एयर कंडीशन ऑफिस कैसे बन रहे हैं खराब से? तो ये जो स्थितियां बन रही है, तो ईवीएम में भी उसके आधार पे सेटेलाइट पे ऐप डाल करके जिस तरह से किया जा रहा है, जिस तरह से मशीन को गाइड किया जा रहा है, मेरे मोबाइल से आप मेरा मोबाइल मेरे पास है, लेकिन मेरा पैसा अरब का देश का नागरिक निकाल रहा है, तो कंट्रोल हो रहा है। आपका मोबाइल रह जाएगा, 2 मिनट में पता चल जाएगा मोबाइल कहाँ पड़ा हुआ है। ये सॉफ्टवेयर का जो खेल है मीणा साहब, अगर सॉफ्टवेयर का खेल नेट जब होता है तब है, अगर इंटरनेट नहीं कनेक्ट है तो फिर सॉफ्टवेयर का खेल कैसे हो जाएगा? देखिए, आप ये तो मान के चलिएगा, इतनी सीट राजस्थान में जहाँ गवर्नमेंट बनी है, एक भी सीट नहीं आए। मेरे इलाके में मैं थम्पिंग मेजॉरिटी से जीता हूँ, 4 महीने बाद में वहां हार जाऊं और इतने ज्यादा वोटों से हार जाऊं। तो इन्होंने जो सॉफ्टवेयर का 3-3 लाख का जो आंकड़ा सेट किया हुआ है, ये इसको सोचना पड़ेगा। जब देश की सारी पार्टी एक साथ है तो प्रजातंत्र का तरीका है, कोर्ट का तरीका है कि उस बात को माना जाना चाहिए। जब अमेरिका ने इसका चुनाव बंद कर दिया, जो डेवलप्ड कंट्री है वो इससे चुनाव नहीं करा रही, तो हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा खेल हो गया जो इसके बिना चुनाव अधूरे रह जाएंगे, इसके बिना चुनाव नहीं हो सकेंगे, इसके बिना ईमानदारी नहीं आ पाएगी। तो बेलिट का जो चुनाव है, उस चुनाव को करा के आज ही देख लीजिएगा जी। यदि बीजेपी की लीडरशिप चेंज नहीं हुई तो बीजेपी कहां जाती है, ये आपके हमारे सामने हो जाएगा। कर्नाटक में तो फिर भी इनकी जीत रह गई है, इसलिए रह गई है कि भाई मोदी सब जगह जीता है, तो मतदाता बेचारे थोड़े से दबे हुए थे। अब देश का मतदाता खुला हो गया है। ममता जी ने जो कहा, तो ममता जी जो बस आप बोलती है, ममता जी वो सीजन लेडी है, अकेली संघर्ष कर रही है, बीजेपी की नीति के खिलाफ संघर्ष कर रही है। कांग्रेस को भी उसका साथ देना चाहिए, उसको भी कांग्रेस का साथ देना चाहिए। देश का नेतृत्व मिलजुल करके तय करना चाहिए कौन सी पार्टी की अगुवाई में लड़े, वो निश्चित तौर पे कांग्रेस आगे आएगी।
तो नीतीश भी इसके लिए तैयार है, सब इसके लिए तैयार है। लेकिन जो थोड़े से लोग जो है जो मतलब दोस्ती नहीं चाहते, उनको कौन सी पार्टी में कौन कंट्रोल करेगा? यदि कंट्रोल हो गया और समय की मांग है, अल्टरनेट मिल गया, जैसे मोदी जी का अल्टरनेट था कांग्रेस के खिलाफ, तो मोदी जी एक साथ पूंजीपतियों के सहयोग से, नहीं तो या तो लाल कृष्ण आडवाणी आ रहे थे, लेकिन उनके पास पैसे के पूंजीपति इतने नहीं थे। इनके पास गुजरात में जो कोड़ी के बाद जमीन पूंजीपतियों को दी, तो इनके पास पूंजीपति थे, ये पैसा खर्च करने की स्थिति में थे। पैसे के आधार पे आडवाणी जी रह गए और नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बन गया। चलिए मीणा जी, आपने नीतीश जी की बात की है तो त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं। क्या त्रिपाठी जी, अब तो कर्नाटक के रिजल्ट के बाद तो देखिए अब सभी को नीतीश जी अलग अलग घूम रहे हैं, सबसे मिले, बात अच्छी है, सबके एकता की बात कर रही। ममता जी ने भी कहा कि जेपी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी जयप्रकाश नारायण जी की, वो बिहार से ही हुई थी, इसलिए वहीं से शुरुआत होनी चाहिए। अब इन परिस्थितियों में अब कांग्रेस को अपना अगुआ मानेंगे क्या आप? कांग्रेस के मानेंगे कि भाई कांग्रेस के लीडरशिप पे चुनाव हो रहे हैं, विपक्षी एकता एक हो रही है? त्रिपाठी जी। जी, बहुत पहले ही शुरू में ही जनता दल यूनाइटेड का मानना था कि जो भी विपक्ष का गठबंधन बनेगा उसमें कांग्रेस मेन रोल में रहेगी, कांग्रेस सेंट्रल रोल में रहेगी। बगैर कांग्रेस के कोई विपक्षी एकता का कोई मतलब हिंदुस्तान में। माननीय नीतीश कुमार ने बहुत पहले कहा था कि मैं तो ना प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हूं, लेकिन विपक्ष अगर एक प्लेटफॉर्म पे आता है और भाजपा के कैंडिडेट के खिलाफ एक ही कैंडिडेट अगर लड़ता है, तो हिंदुस्तान का जो इस दौर चल रहा है नरेंद्र मोदी का, इस दौर का खात्मा हो जाएगा। जी, मीणा जी ने एक अच्छी बात कही है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, ये तमाम मुद्दे जो तैर रहे हैं, इन तमाम मुद्दों का जवाब अगर विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पर आएगा तो देश का नक्शा जरूर बदलेगा। और जहां तक जनता दल यूनाइटेड का सवाल है, जहां माननीय नीतीश कुमार का सवाल है, उन्होंने पहले कहा है हम विपक्षी एकता के लिए सारे लोगों से मिलकर के एक प्लेटफॉर्म बनेगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, उसके तहत हम जनता के बीच आएंगे। लेकिन अगर कांग्रेस उसमें मेन रोल अदा नहीं करेगी तो विपक्ष की एकता का कोई मतलब नहीं। लेकिन कांग्रेस कैसे करेगी? कैसे करेगी? आप उनसे बोलेंगे सिर्फ 200 सीट पे लड़ो 543 में, तो कांग्रेस कैसे समझौता करेगी? त्रिपाठी जी, ये कहीं नहीं लिखा है अभी, तो बहुत ही इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग। ममता जी कह रही कि 200 के आसपास, 200 के आसपास। नहीं, देखिए ये तो एक बात है त्रिपाठी जी कि कांग्रेस जो है विगत चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में 200 सीटों पर नेक टू नेक फाइट पे रही, तो उनका तो ठीक है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि अगर उत्तर प्रदेश में सापा हमारे यहां मजबूत है तो सापा को आगे बढ़ाना होगा। अगर वहां आरजेडी और जेडीयू है बिहार में, तो उसको कांग्रेस को उनको सीट देना पड़ेगा। जिस तरीके से ममता बंगाल में है, उनको भी उनके हैसियत के अनुसार वहां पे बंगाल में उनको सीट मिलनी चाहिए, तभी हम भाजपा को रोक पाएंगे जी। लेकिन अगर हम विपक्षी दलों को एक प्लेटफॉर्म पर नहीं लाएंगे तो कांग्रेस भी अकेले लड़ने में सक्षम नहीं होगी, क्योंकि उत्तर भारत के राज्यों में कांग्रेस का धीरे धीरे उसकी सीटें कम हुई हैं। लेकिन ये जो अभी चुनाव हुआ है कर्नाटक का, उसने जो मतदाताओं के दिमाग को खोल दिया है। पूरा देश ये सोच रहा है कि हिंदुस्तान में परिवर्तन की लहर चल चुकी है। और ममता ने एक जो जिक्र किया है कि वो शुरुआत जैसे जेपी का आंदोलन चला था बिहार से, उस आंदोलन को के परिप्रेक्ष्य में वहां बिहार में मीटिंग हो सभी विपक्षी दलों की, ये बहुत बड़ी पहल होगी माननीय नीतीश कुमार की, और उसकी बैठक बहुत जल्दी होने जा रही है। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बड़ी जल्दी ही वहां बिहार में पटना में मीटिंग बुलाई जाएगी, उसमें सभी लोग मिलजुल करके काम करेंगे। और जब तक मिलजुल करके काम नहीं करेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी को हम नहीं रोक पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो होना था, जैसे क्लाइमेक्स पे नरेंद्र मोदी का जो जाना था वो जा चुके हैं। अब उनका डाउनफॉल शुरू हो गया है। जिस तरीके का भाषण उन्होंने कर्नाटक में दिया था बजरंगबली को लेकर कि ये सवाल अच्छा नहीं है। जी। देश जाति और धर्म बिरादरी से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। ये देश अंधा नहीं है, यहाँ के लोग जागरूक हैं। यहाँ जहां हम लोगों ने अंग्रेजों को हटा करके एक नया मुकाम तैयार किया हिंदुस्तान को, और इस हिंदुस्तान की आजादी के बाद दुनिया के तमाम देश आजाद हुए हैं। ये हिंदुस्तान का मतदाता बहुत जागरूक है। वो जागरूक अब वो नहीं है कि आपके धर्म के नाम पे
भाषा के नाम पे, इसके नाम पे वोट देगा, वो निश्चित रूप से बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, इंस्टीट्यूशन को कमजोर किया जा रहा है। इन सारे मुद्दों को मतदाता देख रहा है और एक समय मतदाता बहुत जागरूक है। जो हमारा नौजवान है वो हमेशा मोबाइल पे लगा रहता है। जहां तक ईवीएम का सवाल है, देखिए ईवीएम के सवाल पे सवाल करना बड़ा बेकार है। ईवीएम जो है भाई, दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म जो है कांग्रेस सत्ता में रही, तब तो ईवीएम खराब नहीं थी। जी जी। ईवीएम पे सवाल उठाना, ये मेरे मन का कहता है कि भाई साइंस के हम भी प्रोफेसर रहे हैं, तो ईवीएम पे सवाल करना भाई कई बार चैलेंज किया गया, भाई अगर ईवीएम पे है तो आकर के आप दिखाओ। इलेक्शन कमीशन ने कहा ये देश बहुत बड़ा है, अगर अन्य देशों से आप तुलना करेंगे त्रिपाठी जी, तो देश बहुत छोटे हैं, उनके यहां तो चल जाएगा बैलेट पेपर। लेकिन हमारे देश का जो चुनाव है, जहां 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या है, वहां अगर हम इस ईवीएम को छोड़ देंगे तो हमको 5-5 दिन लगेगा चुनाव कराने में, 6-6 दिन लग जाएगा उसका रिजल्ट आने। तो जो ये सवाल उठाते हैं, जब कोई भी जीत जाता है तो कहता है कि ठीक है अब ईवीएम खराब नहीं है, लेकिन जब हार जाता है तो कहता है ईवीएम खराब। ये सवाल तो नहीं होना चाहिए भाई। ईवीएम का टेस्ट तो कई बार हुआ, अगर 2 बार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री देश के बने तब ईवीएम नहीं खराब था, तब तो ईवीएम सबसे बेहतर था। उस समय तो भाजपा के लोग उठाते थे, उस समय भाजपा के लोग सवाल उठाते थे ईवीएम पे, सवाल उठाते थे। तो ये सवाल, चूंकि हम समाजवादी हैं इसलिए इस पे कोई चर्चा इस तरीके का हम फेयर बात कर रहे हैं भाई, ऐसा नहीं है। जो विज्ञान है वो नहीं कहता है कि भाई आपके साथ अलग बर्ताव करेगा मशीन, हमारे साथ अलग बर्ताव करेगा मशीन, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लेकिन त्रिपाठी जी, ये चैलेंज किया जा चुका है कि फिजिकली अगर उनको ईवीएम मशीन दे दी जाए किसी भी इंजीनियर को, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर को, तो चेंज कर देगा। ये फिजिकली चैलेंज किया जा चुका है। ये इलेक्शन कमीशन, त्रिपाठी जी मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन ने सबको ऑफर किया था, सभी पार्टियों के लोगों को कहा था कि आइए मुझे दिखाइए। किसी पार्टी के लोग गए नहीं, क्षमा करिएगा, किसी पार्टी के लोग वहां नुमाइंदे नहीं पहुंचे हैं। भाई अगर है तो उस पर जाके करिए, बताइए भाई ये छेड़छाड़ हो सकती है। एक भी पार्टी के राष्ट्रीय दल का आदमी वहां नहीं पहुंचा। चलिए त्रिपाठी जी, ये मैं आपके चैनल के माध्यम जी, त्रिपाठी जी का भी हो गया। हमारे साथ सोफिया जी भी जुड़ गई है, टीएमसी नेता। आप प्रवक्ता हमारे साथ तकी साहब है। तकी साहब, सोफिया जी के पास जाएंगे, लेकिन एक बार आपसे सवाल है भाई, अभी तक तो ये माना जा रहा था आप और कांग्रेस सांप नेवला वाली स्थिति थी, जहां भी आपने अपनी सरकार बनाई कांग्रेस को रिप्लेस किया है। इसके पहले भी कहा जा रहा था, जब भी आप, चाहे मनीष सिसोदिया का मामला हो तो संदीप दीक्षित जो पूर्व सांसद है, उनने सबसे स्वागत किया कि बहुत अच्छा है, आप पे बहुत भारी भ्रष्टाचार है। अब इन परिस्थितियों के बाद क्या आप कांग्रेस को अपना अगुआ मानेंगे या कांग्रेस मानेंगे कि हाँ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी और विपक्षी दल सब एक है? देखिए, देश बहुत बड़ा है जी, और जब देश इतना बड़ा है तो हम सबको अपनी सोच भी बड़ी करनी जरूरत है। और आम आदमी पार्टी ने हमेशा वो निर्णय लिया है, देश हित में सर्वोपरि है, देश के लिए जरूरी है। हमारी अपनी ईगो या हमारा अपना अहंकार या प्रधानमंत्री बनना ये जरूरी नहीं है। देश को बचाना, देश को ऐसी ताकतों से बचाना जो देश के विरुद्ध काम कर रही है, जनता को कमजोर कर रही है, लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, लोग को तंत्र से अलग करके तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। जो भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं वो जनता के लिए बनाई गई है। जनता जनार्दन है, जनता केंद्र बिंदु में है। किसी को ये गलतफहमी ना हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो या राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, किसी जो रोज पद पे बैठा है उसको समझना चाहिए सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं वो जनता के लिए बनाई गई। जनता राजा है, जनार्दन है, उसको वी द पीपल ऑफ इंडिया के लिए देश चल रहा है, वी द फ्रेंड ऑफ नरेंद्र मोदी के लिए देश नहीं चल रहा है। तो आम आदमी पार्टी हर उस पार्टी को सपोर्ट करेगी जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने की बात करेगी, जो ऐसे लोग हटाने की बात करेगी जो गैर लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में लगातार बने हुए हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और अपने नेताओं पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और देश में जब हर व्यक्ति परेशान है, सिर्फ इन्होंने धर्म की फांद पिला रखी है और लोग उस कष्ट में पीड़ित हैं, फिर भी कह नहीं पा रहे हैं। तो भगवान तो हमेशा रहेंगे, हिंदू धर्म हमेशा रहेगा, मुसलमान हमेशा रहेंगे, अल्लाह मियाँ हमेशा रहेंगे। इन लोगों को अपनी चिंता करनी चाहिए कि उनके बैंक के अकाउंट में पैसे रहेंगे या नहीं रहेंगे। उनकी देखिए, कर्नाटक रिजल्ट के बाद आपके सुर बदले नहीं तो आप ही बोलते थे कि प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे।
देखिए, प्रधानमंत्री पे अभी डिस्कशन नहीं हो रहा है जी अभी साथ में आने की बात हो रही है। जी अगर मौका मिलेगा और सब पार्टियां डिसाइड करेंगी कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा और सब इस बात से एग्री होती है, तो आम आदमी पार्टी और हमारे अरविंद केजरीवाल कभी पीछे नहीं हटेंगे। वो देश के लिए काम करने को तत्पर हैं, तैयार हैं। एक बहुत अच्छा शेर है, घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है। घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि घर बचाएं कैसे। जी अभी तय करना है इस घर को बचाएं कैसे, क्योंकि जिस तरह से लोगों की नौकरियां जा रही है, सरकारी नौकरियां जा रही है, पेंशन बंद हो रही है, महिलाएं बेचारी बैठी हुई है, स्पोर्ट्स में रहती हैं, वो मेडल लाती हैं। जब वो मेडल लाती है, देश का ध्वजा ऊपर होती है, पताका ऊपर होती है। उन लड़कियों ने जो आरोप लगाए हैं, ऐसे संगीन आरोप लगे, पास्को का आरोप लगाया, वो आरोपी खुला टहल रहा है। पास्को में तो फौरन अपराधी को फौरन गिरफ्तार किया जाता है, नॉन अवेलेबल वारंट होता है उसके अंदर। कैसे वो व्यक्ति आजाद घूम रहा है, जिसने इतनी सारी महिलाओं ने आरोप लगाया, एक ने नहीं लगाया है, और मूंछों पे ताव दे के टहल रहा है वो। तो ये बीजेपी जो कर रही है वो देश के खिलाफ है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है, जनता के सम्मान के खिलाफ है, जनता के अधिकारों के खिलाफ है। जी तो हम जनता को, आम आदमी पार्टी जनता को अपना प्रभु, अपना भगवान मानती है, जनार्दन मानती है। हम उस भगवान की भी इज्जत करते हैं जो मंदिर के अंदर है, और बाहर भी करते हैं, जो बाहर उसकी भी करते हैं। और हमें समझना चाहिए कि व्यक्ति से ही धर्म होता है, धर्म से व्यक्ति नहीं है। अगर व्यक्ति है, चलिए, तो मैंने आप मान लेते हैं कि कांग्रेस वाकई में राहुल गांधी या खड़गे जी के नेतृत्व में विपक्षी दल एक होंगे। बिल्कुल सबके नेतृत्व में होंगे। अरविंद केजरीवाल का नेतृत्व भी है, खड़गे जी का नेतृत्व भी है, राहुल गांधी का नेतृत्व भी है, नीतीश कुमार जी का नेतृत्व भी, ममता बनर्जी का भी नेतृत्व है, सब एक साथ। तो सारे नेतृत्व हो जाएंगे भैया, जब तक एक नेतृत्व नहीं होगा तब तक एक कैसे होंगे? बीजेपी इतने सारी पार्टियों को लेके चल सकती है, आप बताइए 26 पार्टियों को लेकर चल सकती है, तो हम भी साथ में चल सकते हैं ना। सर, उनमें तो बाकी पार्टियों ने मान लिया कि मोदी जी को नेता मानते हैं। ठीक है, हम लोग भी किसी को नेता मान लेंगे। किसी में मतलब कांग्रेस के किसी भी लीडर को, कांग्रेस के लीडर को, या किसी नीतीश कुमार जी को, या अरविंद बस यही कांग्रेस लीडर या किसी और, यही तो विपक्षी एकता का गणित फेल हो रहा है। देखिए, कांग्रेस, राहुल गांधी जी जो है वो मुख्य विपक्षी दल हैं जी। उनको वो विपक्षी दल की इसमें सबसे ज्यादा सीटें किसी के पास है, एमपी किसी के पास है, तो राहुल गांधी जी के कांग्रेस के पास है। तो उनको बड़ा एक रोल, अहम रोल उनको भी सब चीजों से निकलना है, और इस वक्त एक नए फोरम को तैयार करता है जो साथ आके देश की जो परेशानियां उनसे लड़ सके। चल, प्रधानमंत्री बनना बड़ी बात नहीं है जी, एक साथ आना बड़ी बात। बड़ी बात तो वही प्रधानमंत्री बनने का, लड़ाई होने लगेगी बीच में। बीजेपी से नहीं, प्रधानमंत्री इतना जो भी लोग हैं पॉलिटिक्स में, जो आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, नीतीश कुमार जी, वो इतने परिपक्व हैं, समझते हैं चीजों को। जी, चलिए तकी साहब, हमारे साथ सोफिया जी जुड़ गई। सोफिया जी जुड़ गई, स्वीकार करा देती है, परिस्थितियां स्वीकार कर देंगी, करा लेगी। चलिए सोफिया जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी बोलिए। सोफिया जी, एक तरफ विपक्षी एकता की बात हो रही, कर्नाटक परिणाम के बाद से ममता जी के भी सुर बदले हैं, लेकिन वो शर्त रख रही हैं कि 200 के आसपास, बताइए राष्ट्रीय पार्टी है, 543 सीटें हैं, इनमें सिर्फ 200 के आसपास ही अगर कांग्रेस को लड़ाने की बात करेंगे, यानी बंगाल में सीधे सीधे कह दिया जाएगा सारी सीटें अकेले टीएमसी लड़ेगी, कांग्रेस नहीं लड़ेगी। तो इन स्थितियों में क्या आपको लगता है कि एकता हो पाएगी? देखिए, एकता तो जरूर होगी, क्योंकि जैसा हमने देखा है कि भाजपा मुक्त भारत का अभियान ऑलरेडी चल चुका है। वो बंगाल से ही शुरू हुआ था। 2021 में जिस तरीके से बहुमत के साथ ममता बनर्जी ने हराया था भाजपा को, तो वो देखा देखी सारे राज्य में भी ये लोग सीख रहे हैं कि किस तरीके से भाजपा को हटाना है। क्योंकि आज देश को ऐसे पार्टी की जरूरत है, वो कोई भी हो, वो कांग्रेस हो, टीएमसी हो, किसी भी, हम एक साथ लड़ रहे हैं ताकि हम भाजपा को किसी भी तरीके से। लेकिन शर्त के साथ कभी एकता कैसे हो पाएगी? देखिए, यहाँ पे कोई शर्त की कोई बात नहीं है। ममता जी ने कहा 200 के आसपास, अपने ओपिनियन दिया ही जा सकता है। तो ममता बनर्जी ने, बड़े सम्मान के साथ मैं कहूंगी कि ममता बनर्जी ने अपना एक विचार रखा है, तो उस विचार पर जितने भी विपक्षी दल हैं वो आ सकते हैं, उस प्रस्ताव के ऊपर वो विचार कर सकते हैं। इसमें कोई शर्तों वाली बात नहीं है। आप इसको शर्त का नाम दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अपनी विचार हमने रखा है
तो उस विचार पर जो है अगर उतरा जाए तो मुझे लगता है देश के हित में जो लोग भी लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, जो भी पार्टी, जो भी विपक्षी पार्टी हैं, जो लोग भी भाजपा को खदेड़ना चाहते हैं इस देश से, तो उन लोगों को मुझे लगता है एक दूसरे के विचार से सहमति जरूर रखनी चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलकर, हाथ मिलाकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। भेदभाव तो देखिए रहेगा ही, जाहिर सी बात है, 5 उंगली है तो एक साथ एक जैसे नहीं हो सकते। तो हर किसी को अपने अपने विचार को सम्मान के साथ सामने रखना चाहिए और उसको स्वीकार भी करना चाहिए। बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए, लेकिन ऐसे कैसे स्वीकार कि 4 राज्यों में इंडिपेंडेंट पूरी तरह से कांग्रेस की सरकार है, आप एक राज्य में हैं, उसके बाद भी आप शर्त रखें? देखिए, मैंने जैसा कहा कि शर्त की कोई ऐसी बात नहीं है, बात है कि हमने विचार दिया है। ये अब विपक्षी दल पे जितने भी लोग जो हमारे साथ हैं, जो एक साथ लड़ना चाहते हैं, वो इसके ऊपर विचार कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो उनके ऊपर है। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग भी भाजपा को खदेड़ना चाहते हैं, उन्हें इस बारे में जरूर विचार करना चाहिए कि जो भी देश के हित में हो वो सबको मिलजुल कर फैसला लेना चाहिए। चलिए, आपको देश हित में एकता हो तभी बीजेपी को आप हरा पाएंगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर एकता नहीं हुई तो बीजेपी हारेगी? देखिए, अभी तो आपने मिसाल देख ही लिया, जैसे मैंने कहा कि 2021 में बंगाल से ही शुरू हुआ है कि बहुमत के साथ बीजेपी भाजपा को हराया गया और यहाँ कर्नाटका में भी वैसे ही हुआ। तो मुझे लगता है कि ये शुरुआत हो चुकी है और 2021 से ही डंका बज चुका है कि भाजपा जो है, भाजपा मुक्त भारत बहुत जल्द होने वाला है। जी, चलो तिवारी जी, 2024 में जी तिवारी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक बार फिर मीणा जी से बात कर लेता हूँ। मीणा जी, देखिए, एकता की बात की जा रही दूसरे विपक्षी दलों के साथ, जो कर्नाटक में देखिए परिणाम आ गए थे 13 को, आज 16-17 तारीख है, अभी तक आप अपना मुख्यमंत्री नहीं तय कर पा रहे हैं। तो जब आपस में ही ये सामंजस्य नहीं बैठ रहा तो सारे विपक्षी दल को कैसे एक साथ लाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, रिजल्ट आने के बाद भी कितना दिन हुआ है जी, बल्कि यूपी में भी जब योगी जी बने थे तब कितना टाइम लगा था। ऐसा नहीं है, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन इतना जरूर है, मैं धन्यवाद देता हूँ सोफिया जी को और हमारे जनता दल यूनाइटेड वालों को कि इनकी भावना देखिए। देश में बीजेपी मुक्त भारत के लिए हर व्यक्ति तैयार है जी, और तैयार ही नहीं, हर मतदाता तैयार है, हर लीडर तैयार है। ये ममता जी ने जो कहा 200 सीट के लिए, वो तो उन्होंने एक विचार दिया है। उस विचार की स्वीकारोक्ति जब बैठ करके डिसाइड करेंगे लोग कितनी सीट को उसको दी जाए, फिर उसके बाद 2-5 सीट आगे पीछे होना। जब देश को बचाना है तो क्या करना पड़ेगा हर पार्टी, इस भावना से बैठेंगे, निश्चित तौर पे आ जाएगा। लेकिन ये कर्नाटक का तो डिसाइड किया, आपको कल हो जाएगा। पहले भी मंगलवार के लिए कहा था उन्होंने, आज मंगलवार है, कल को हो जाएगा। वो कर्नाटक में कोई बात नहीं है, ये चीज हर जगह होती है। लेकिन इतना मान के चलिए कि बीजेपी मुक्त भारत की बात जो हो रही है वो बिल्कुल सही हो रही है और समय पे ऊपर वाला की मेहरबानी से, हम सबके सहयोग से निश्चित तौर पे बीजेपी को हटाना है तो देश को बचाना है। ये प्रश्न देश को बचाने का है, पार्टीज को आगे बढ़ाने का नहीं है, पार्टीज को पीछे ले जाने का नहीं है। क्योंकि बीजेपी की विचारधारा इस देश के हित में नहीं है, दक्षिणपंथी विचारधारा है, पूंजीवाद की विचारधारा है, करप्शन की विचारधारा है और किसानों के हितों की है। ये मैंने आपसे कहा पाम ऑयल का, गेहूं का बारे में, ये हर जगह किसान विरोधी, मजदूर विरोधी इनका एक्ट है। और आज जिस तरह से पूंजीपति लोग आज देश के मजदूरों का, टेक्नीशियंस का जो जिस तरह से शोषण कर रहे हैं, वो बड़ा निंदनीय है। ऐसी स्थिति में बिल्कुल सभी पार्टी जाकर के बैठेगी, आप चिंता मत करिए। देश को बीजेपी मुक्त यदि नेताओं ने नहीं माना तो आम मतदाता कर देंगे। जहां जो व्यक्ति उसके खिलाफ मत दिखेगा मजबूत, उसी को वोट देंगे, उनको पार्टी। चलिए, आपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पे बैन लगाने की बात कही थी, अब बजरंग दल पे माना जाए कि कर्नाटका में बैन लग जाएगा? जो बदमाशी करेंगे देखेंगे, उसको रिव्यू करेंगे, निश्चित तौर पे लगेगा। क्या दिखे, घोषणा पत्र में कहा है तो लगाना ही पड़ेगा आपको। नहीं देखिए, ये हनुमान जी अलग है, मैं तो हनुमान जी का सुबह सुबह आराधना भी करता हूँ। आप सुनिए, ये बजरंग दल तो दिखावटी चीज है, ये दिखावटी दल है। राम के नाम पे दल बना दो तो राम नहीं हुआ ना, मेरे नाम पे दल बना दो तो राम नारायण नहीं हुआ ना। इसलिए वो तो लगाएंगे। जो बदमाशी करेगा, जो माहौल खराब करेगा, जो सांप्रदायिक उन्माद फैलाएगा, जो देश को कमजोर करेगा, जो भाइयों में आपस में विरोधाभास पैदा करेगा, उनको निश्चित तौर पे इस देश में
उछलता करने की कभी भी छूट नहीं दी जाएगी। वो कर्नाटक का सवाल नहीं, पूरे देश में चीज लगेगी। कर्नाटका में तो अभी शुरुआत करेंगे ना बजरंग दल पे बैन लगाने की। बिल्कुल करेंगे। जो जो चल। वादे किए हैं पूरे वादे कांग्रेस निभाएगी, निश्चित तौर पे आप आश्वस्त रहिएगा। कांग्रेस हर वादा निभाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। चलिए तिवारी जी, जी सर। तिवारी जी, मैं कितना, हाँ बोले। बजरंग दल पे देखिए, बैन लगेगा। नहीं नहीं, ये तो मैं कुछ कहूँ, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, इतना और सांसद भी रह चुके हैं, ऐसा आपने बताया। जी किसी भी राष्ट्रीय संगठन पर केंद्र सरकार ही प्रतिबंध लगाती है। अब ये कह रहे हैं कि हम कर्नाटक में रोकेंगे, लगाएंगे। अब ये कानून की स्थिति है, पर मेरे को जितना मालूम है और जितना मैं समझ रहा हूँ कि ये एकदम ढपोर संघ की बात थी। केंद्र सरकार ही प्रतिबंध लगाएगी। अब इनसे पूछा जाए कि पीएफआई पे क्या करोगे? पीएफआई पे तो ऑलरेडी प्रतिबंध केंद्र लगा चुकी है। जी, आपने कर्नाटक में कहा बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे और पीएफआई पर प्रतिबंध लगाएंगे। पीएफआई की गप तरह, तो- पीएफआई की तरह बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे। नहीं, उनने कहा पीएफआई दोनों पे में भी लगाएंगे। लगाए। जी प्लीज जी देखिए उसको। जी और इस नाते मैं नहीं मानता हूं कि इनके प्रतिबंध का कोई असर पड़ेगा। और बजरंग दल स्वतंत्र संगठन है, राष्ट्रीय संगठन है, वो सक्षम है अपने प्रतिबंध से निपट लेने के लिए। आप उसमें परेशान। मैं तो ये अभी मेरे मित्र कह रहे थे, वरिष्ठ मित्र, कि पाम ऑयल आ रहा है। अरे पाम ऑयल तो कांग्रेस के जमाने से आ रहा था। जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सब लोग बैठे हैं, हम मेरे से मतांतर हो सकता है, पर तारीखों पे तो अंतर नहीं है। पाम ऑयल तो हमें मालूम है कि कांग्रेस के जमाने से आना शुरू हुआ है। जी। अब आज आ रहा है और आप कह रहे हो भ्रष्टाचार है, कमीशन है। आपके प्रधानमंत्री स्वर्गीय आदरणीय राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं 1 रुपए बेचता हूँ, 80 पैसा पहुंचते ही नहीं। 85 15, पैसा 20 पहुंचता नहीं है। ये बहुत हाँ, कितनी मैंने बार 80, कह चुके हैं। 85 ये पैसा उन्होंने कब कहा था? आप जरा सोचिए, जब भी 88-89 में कहा जब- था उन्होंने। जब भी कहा था। जी और मनमोहन सिंह जी की सरकार जब अभी 10 साल चली तो कलमाडी से लेके और कलमोजी तक और बाकी तमाम लोगों की क्या हालत रही, उस पर डिबेट पे आज चर्चा करना सबको कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया है। और वो अलग विषय है। दोष मुक्त तमाम हत्यारे भी हो जाते हैं सच के अभाव पे। अतीक अहमद को किसी एक मुकदमे में सजा नहीं पड़ी कभी, तो क्या मान ले कि अतीक अहमद ने कोई हत्या नहीं करी? नहीं, जब अतीक तक अहमद ने कोई अपराध नहीं किए। कोर्ट डिसीजन नहीं देगा कैसे आप मैं कह मानता सकते हूँ। इसीलिए तो कोर्ट के फैसले पर हम सब नतमस्तक है। पर एक वास्तविकता दूसरी भी होती है, कोर्ट एविडेंस पे चलती है। बहरहाल इस विषय को छोड़ के मैं दूसरी बात इनसे कहना चाहता हूँ। ईवीएम पर तो भाई साहब ने मेरे काफी अच्छा जवाब दिया है कि जब जीत जाओ, अभी तो जीते हो यार। अब अगर लोकसभा चुनाव में हार के लिए आज से कोई बहाना ढूंढ रहे हो तो मुझे कुछ नहीं कहना, पर आज तो उसी ईवीएम ने आपको जिताया। अभी आदरणीय त्रिपाठी जी ने, हमारे एंकर साहब ने कहा कि भैया यार, जब मनमोहन सिंह 10 साल उसी ईवीएम से प्रधानमंत्री रहे तब आपने ईवीएम को ठीक नहीं किया। तो इस पर भी मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन उस समय आप मैं लोग ये विरोध कह रहा करते हूं- थे ईवीएम का। उस समय विरोध करते थे, अब समर्थन करने लगे। इसमें भाजपा विरोध कर रही थी, भाजपा विरोध कर रही थी। केंद्रीय चुनाव जी आता है। ठीक जी है, पर जी आज उसमें किताब भी लिखी गई है, किताब भी लिखी है, किताब भी लिखी गई है। दूसरी बात, दूसरा इनका जो त्रिपाठी जी, उस पे किताब भी अडवाणी जी की है। जी। बोल जाते हैं कई इतने वरिष्ठ नेता, मैं उन्हें सलाम करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कह दिया कि आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, आईएएस आईपीएस के लड़के। ये कोई नई बात है क्या बाबूजी? आप हम दोनों एक उम्र के बैठे हैं कमोवेश। आईएएस का लड़का, आईपीएस का लड़का, डॉक्टर का लड़का, इंजीनियर का लड़का तो पहले भी बनते थे। नहीं, उनका कहना अब है एक कि जमाने जो में- यूपीएससी फेस नहीं कर रहा उसको अवॉर्ड किया जा रहा है। उसको अवार्ड किया क्या जाए। कहना है कि कांग्रेस की आदत है संवाद शक्तियों का विरोध करने का, उसके बारे में भ्रम फैलाने का, उनकी अवमानना करने का। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे कोई भी संस्था हो, के स्वभाव में है। वो लड़के मेहनत करके
परीक्षाएं पास करके। जी नहीं तिवारी जी, आप गलत 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 उस तरफ जा रहे हैं। उनका कहना है प्राइवेट कंपनियों से लोगों को अपने यहाँ लेकर के उनको आईएएस अवार्ड करके उनको सेक्रेटरी बनाया जा रहा है, जिनने यूपीएससी नहीं दिया। प्राइवेट कंपनियों में जब उनकी योग्यता क्षमता कार्य करने की देखी गई, पाई गई, तो उनको वो काम दिया जा रहा था कि अपनी सरकार को भी जो चल तिवारी जी, थोड़ा संक्षेप में, समय कम है, एक बार त्रिपाठी जी के पास मैं एक बात, आखिरी बात मेरी एक बात कहने की कि कांग्रेस ये मोर्चा बना रही, भानुमति का कुनबा बना रही, बनना चाहिए, बना है, बहुत प्रयास हुए, मुझे खुशी है। एक जमाने में मैंने कांग्रेस एक तरफ थी, पूरा विपक्ष एक तरफ रहता था जी। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ देश की जनता इतनी ताकत से है कि सारा विपक्ष रहा और वो एक में लगा है। पर मैं तिवारी जी थोड़ा समय कम है, एक बार त्रिपाठी से भी बात कर लो। त्रिपाठी जी, 1000 हाथी इकट्ठे हो जाए, चलिए शेर एक होता है, वो है नरेंद्र मोदी। चलिए त्रिपाठी जी, ये शेर नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि शेर हैं, बाकी सब सियार इकट्ठे हो जाए कुछ नहीं फर्क पड़ता। सियार नहीं कहा, हाथी का जी, खरगोश का। त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी अभी आप देखिए जी कर्नाटक में शेर का क्या हुआ जी, शेर के कारण ही वहां भाजपा बहुत पीछे चली गई जी। और बजरंग बली का सवाल जो उठाया इन्होंने, जोड़ा बजरंग दल से, वो एक प्रधानमंत्री के लिए अच्छा नहीं है साहब। आप अपनी योजनाएं बताइए, अपनी आगे के भविष्य की और योजनाएं बताइए, लेकिन जो करप्शन का मुद्दा कर्नाटक में था उसका जवाब प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी नहीं दिया जी कि भाई जो करप्ट है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसके लिए सवाल नहीं उठाया उन्होंने। 40% का जो करप्शन उनके ऊपर लेवल लगा, वो 80-85 पैसा खा जाते थे लोग। और ये निश्चित मानिए, मैं एक चैनल के माध्यम से और कहना चाहता हूं, मैं तो चाहता हूं कि जांच हो, इंस्टीट्यूशन का साफ सुथरा जांच हो हिंदुस्तान में। त्रिपाठी जी, तिवारी जी सुन तो लीजिए जी। त्रिपाठी जी, जांच ये होनी चाहिए कि एक आदमी 10-10 गाड़ी लेके चल रहा है जी। 50 करोड़ का चुनाव हो चुका है हिंदुस्तान के पार्लियामेंट का। अब देखिए सबके लिए निधि बना दी गई है और एक साधारण आदमी से कहा जाता है चुनाव लड़। ये कैसा मुल्क है जी? बराबरी का चुनाव होना चाहिए। आप 5 करोड़ का आप बांट रहे हैं, अब 5 करोड़ पे 40% तो नेता लेता है, तो बताइए लड़ाई कहां है? 80% हिंदुस्तान का जो कॉमन आदमी है वो लोकतंत्र से बाहर कर दिया गया। वो चुनाव उसके बस में नहीं है। एकता की बात कर ले त्रिपाठी जी, विपक्षी एकता की बात कर ले। तिवारी जी बैठे हुए हैं जी, क्या तिवारी जी चुनाव लड़के पार्लियामेंट जा सकते हैं? 10 करोड़ 50 करोड़ का चुनाव हो चुका है, प्रोफेशनल चुनाव बना दिया गया है। नहीं, अभी तो विपक्षी एकता की बात कर ले त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आज का मुद्दा विपक्षी एकता को लेकर के है। हम लोग आज का मुद्दा विपक्षी एकता को लेकर के है। बराबरी का चुनाव होना चाहिए जी, उस पर विचार करना चाहिए। चुनाव आयोग, चुनाव कैसा होना चाहिए उस पर बात नहीं हो रही आज। चुनाव आयोग, चुनाव कैसे होना चाहिए, चुनाव लड़ने का पैसा। आज बात ये हो रही है, क्या कांग्रेस को अगुवा मानेगी जनता दल यूनाइटेड? बिल्कुल 100% कांग्रेस सेंट्रल में जब तक नहीं रहेगी तब तक कोई भी विपक्षी एकता हिंदुस्तान में संभव नहीं है जी, हमारा मानना है, हमारे दल के नेता का मानना है। चलिए, तो क्या तकी साहब आपका भी मानना है, केजरीवाल जी का मानना है कि कांग्रेस जब तक आगे नहीं रहेगी तब तक एकजुट नहीं हो पाएंगे आप? देखिए जाहिर की बात है, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस जो है वो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे ज्यादा लंबे समय तक सत्ता में रही है, देश के लिए बहुत से अच्छे कानून भी कांग्रेस ने बनाए हैं। कांग्रेस की मैंने कई बार हमेशा तारीफ की है। जवाहरलाल नेहरू अब तक के सबसे अच्छे प्राइम मिनिस्टर रहे, उन्होंने सबसे अच्छा काम किया। मैं तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कांग्रेस कुछ कामों को, जो अच्छा है उसको अच्छा कहा जाएगा, उसको बुरा कहने वाली बात। कांग्रेस के करप्शन के मुद्दे पे ही आपकी पार्टी ने जन्म लिया है। ये करप्शन, जहाँ करप्शन होगा वहाँ करप्शन कहा जाएगा, जहाँ अच्छाई होगी वहाँ अच्छा कहा जाएगा जी। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज जो है एब्सोल्युटली बुरी होती है या पूरी तरह से खराबी होती है, लेकिन ये है कि जब चीज की असली हो जाती है। जनता ने भी नरेंद्र मोदी जी में 2014 में जब ये आए थे, अच्छाई देखी होगी, इन्होंने नारा दिया था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, इन्होंने नौकरियों की बात करी थी, बेरोजगारी की बात करी, 2 करोड़ रोजगार लेके आएंगे, यही सब वादे करके आए थे, तभी जनता ने इनको चुना। लेकिन अभी इसकी बात नहीं करते, अब ये नौकरियों की बात नहीं करते, कहते भीख मांगना भी रोजगार है, पकौड़ा तलना भी रोजगार है,
लगातार नौकरियां कम करते जा रहे हैं और कहते हैं युवा शक्ति हमारे पास, युवा शक्ति कहाँ जाएगी? जी। आज के मजदूर किसान जो है, बहुत सारे लोग किसानी रोज छोड़ रहे हैं हजारों की तादाद में, और वो लोग पलायन कर रहे हैं शहरों में इतने मजदूरों की खपत नहीं हो रही है, नरेगा इन्होंने कम कर दिया है। ये सारे मुद्दे तब आपके काम आएंगे जब आप सब इकट्ठा हो जाएंगे। फिर हम इकट्ठा हैं और हमने पहले ही कह दिया था पहले कि हम बीजेपी तो नाम लेना नहीं चाहिए, ऐसी पार्टियों को जो देश के विरुद्ध काम करें, देश के नागरिकों के विरुद्ध काम करें, देशवासियों के हितों के विरुद्ध काम करें। ये या तो देशवासियों को ले जाते हैं 5000 साल पहले, 4000 साल पहले, या ले जाते हैं 100 साल आगे। ये आज की बात नहीं करते, यथार्थ की बात नहीं करते। 5000 साल पहले भगवान राम थे, भगवान कृष्ण थे, ये सब था, इसकी बातों में लगे रहते। ये अन्याय हो गया उस वक्त 5000 साल पहले, 1000 साल पहले औरंगजेब था, 100 साल पहले ये था, और यह ले जाते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना 100 साल के बाद। ये आज की बात नहीं करते। लेकिन जेपीसी के मुद्दे की बात हो या राहुल गांधी की जिस सदस्यता गई उसकी बात हो, उस समय तो आपने साथ नहीं दिया था इनका। ये देखिए शरद पवार ने भी हवा निकाल दी। आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी की सत्ता जाने को सबसे तेज आवाज उठाई थी, अरविंद केजरीवाल ने सबसे तेज आवाज उठाई थी। जब भी जहां भी जायज चीज होती है आम आदमी पार्टी सबसे तेज आवाज उठाती। इसके बावजूद जबकि कांग्रेस ने हमारे खिलाफ बोला, मनीष सिसोदिया के खिलाफ बोला, सत्येंद्र जैन के खिलाफ बोला, लेकिन हमने जहां पे राहुल गांधी सत्ता गई हमने एकदम उसके खिलाफ बोला था। हमने जो मार्च निकाला था उसमें आपके सांसद नहीं थे उनके साथ? कौन सा मार्च? जो सांसदों ने लोकसभा से लेकर के मार्च निकाला था उसमें आपके सांसद नहीं थे। देखिए जेपीसी की सबसे पहले मांग तो हमारे माननीय सांसद श्री संजय सिंह ने उठाई थी राज्यसभा में। उन्होंने मोदी के सामने चिल्लाया था कि जांच होनी चाहिए, तो हमने तो, और हम बाहर खड़गे साहब भी खड़े थे साथ में, और बहुत सारी फोटोग्राफ है, वीडियोस है, हम तो साथ में खड़े हुए थे। हमें गुनाहगार क्यों बनाने बेवजह के लिए? चलिए देर आए दुरुस्त है, कम से कम कांग्रेस को अपना माना आपने। कि हम समझते हैं कि कहाँ साथ में खड़ा होना है, और जो गलत कहीं पे गलत होगा तो उसको गलत भी कहेंगे। परिपक्वता यही है कि सही को सही कहा जाए और गलत को गलत कहा जाए। चलिए आपके सुर बदल गए हैं तो कांग्रेस भी संदीप दीक्षित जी को मना लेगी कि अब इस तरह के स्टेटमेंट मनीष जी को लेकर नहीं दीजिएगा। चलिए समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद तकी साहब आपका, त्रिपाठी जी आपका, तिवारी जी आपका, मीणा साहब आपका और सोफिया जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो जनता मांगे जवाब में आज हमने बात की विपक्षी एकता की दूरी की, और इस बात की कि क्या कर्नाटक जीत के बाद अब कांग्रेस विपक्ष के लिए सर्वमान्य होगी? क्या ममता, नीतीश, केजरीवाल और सोनिया के बीच किसी फार्मूले पर सहमति बन पाएगी? और विपक्ष की चुनौतियों से मोदी आखिर कैसे पार पाएंगे? इस पर सारी पार्टियों के अपने अपने मत हैं। हालांकि अब 2024 के आम चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है, सो धीरे धीरे इस सब सवालों के जवाब भी सतह पर आ ही जाएंगे, जिनका हमें भी इंतजार रहेगा। जनता मांगे जवाब देता ही नमस्कार।